हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन C++। तो देखिए, ये है हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या है। तो देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैटिक वेरिएबल्स सी में। प्रॉपर्टीज तो हमारे स्टैटिक वेरिएबल की सेम ही होंगी, चाहे हम सी में यूज करें चाहे हम C++ में यूज करें। चलिए इसको पढ़ करके फिर प्रोग्राम बना करके समझते हैं। A data member of a class can be used as static. क्लास के डेटा मेंबर को एज ए स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। The properties of a static member variable are similar to C static variable. और जो प्रॉपर्टीज C लैंग्वेज में स्टैटिक वेरिएबल्स की हैं वो सेम प्रॉपर्टीज C++ में भी स्टैटिक मेंबर की होंगी। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। जैसे कि C में भी स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। तो सेम इज हियर कि स्टैटिक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू हो क्या होगी? 0। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज अलाउड। इस किसी दूसरे नंबर से हम स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास। और केवल स्टैटिक मेंबर की एक ही कॉपी पूरी क्लास के लिए काम करती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिफाइन स्टैटिक मेंबर आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। और ये जरूरी है कि जो हमारा स्टैटिक मेंबर है C++ में उसको क्लास डेफिनेशन के बाहर भी हमें डिफाइन करना होता है। इट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम क्लास डेफिनेशन के बाद स्टैटिक मेंबर को डिफाइन नहीं करेंगे तो ये स्टैटिक मेंबर को नहीं लेगा। इसलिए ये जरूरी है कि क्लास डेफिनेशन के बाद हमें स्टैटिक मेंबर को डिफाइन करना होता है। इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास। केवल विद इन द क्लास विजिबल होगा बट स्कोप विद इन एंटायर प्रोग्राम। लेकिन इसका जो स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम में रहता है। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल कॉमन टू द एंटायर क्लास। और जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू है वो कॉमन रहती है पूरी क्लास के लिए। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बना करके इसको समझते हैं किस तरह से हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करेंगे और क्या यूज है। तो देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने स्टैटिक डेटा मेंबर का यूज किया है। तो पहले तो आप हेडर फाइल ओपन करेंगे एज यूजुअल जैसे करते हैं आप iostream.h conio.h एंड देन abc नाम का हमारा क्लास है। उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल लिया हमने काउंट। स्टैटिक इंट काउंट। स्टैटिक इंट इज द टाइप किसका? काउंट का। अभी हमने किसी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा? ये 0। और इसमें किसी वैल्यू से अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? काउंट की 0। देखिए आगे पब्लिक के अंदर हमने void incre नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें इंक्रीमेंट करेंगे हम इसमें काउंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया? काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया केवल। और डिस्प्ले फंक्शन में हमने सी आउट किया किसको? काउंट की वैल्यू को। और ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन ब्रैकेट, और ये हमारा फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया डिस्प्ले फंक्शन का। और यहाँ पे हम क्लास का ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे एंड देन सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे क्लास को। अब देखिए ये हमारा क्लास यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये हमने ऊपर पढ़ा कि क्लास के बाहर हमें डिफाइन करना होता है स्टैटिक वेरिएबल को। तो देखिए क्लास क्लोज करने के बाद इंट abc इज द नेम ऑफ द क्लास और इंट उसका रिटर्न टाइप है। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड देन नेम ऑफ द स्टैटिक डेटा मेंबर। जो भी हमने वेरिएबल लिया स्टैटिक उसका नेम। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर। और अगर ये नहीं देंगे आप तो ये नहीं लेगा आपके स्टैटिक मेंबर को, एरर देगा। तो इसलिए स्टैटिक अगर डेटा मेंबर आप यूज करते हैं तो उसको इस तरह से क्लास के बाहर आपको डिफाइन करना होगा। तो देखिए अब हम मेन फंक्शन हमने बनाया और उसके अंदर हमने देखिए 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए abc obj1 obj2 obj3। अब देखिए क्या किया हमने? obj1.incre। तो ये incre नाम का जो हमारा फंक्शन है
उसको कॉल करेगा। दिस इज इंक्रीमेंट, इंक्री फंक्शन फॉर इंक्रीमेंट। तो देखिए, और इंक्री के अंदर इसने क्या किया, काउंट प्लस प्लस। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ओबीजे 2 डॉट इंक्री, फिर ये इंक्रीमेंट इंक्री फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें फिर से इसने काउंट प्लस प्लस किया, अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ओबीजे 3 डॉट इंक्री, फिर ये इंक्री फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें काउंट प्लस प्लस, अब काउंट की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है ओबीजे 1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और ये प्रिंट करेगा, देखिए काउंट कॉलन, तो ये काउंट कॉलन इस तरह से डिस्प्ले करेगा और उसके आगे से काउंट की वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो अब काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, देखिए अभी आपको बोला कि ये कॉमन होगा सबके लिए, तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या थी काउंट की, t, लेकिन हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं ओबीजे 1 ऑब्जेक्ट के साथ, तो तब भी ये काउंट की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा 3, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी काउंट की क्या थी 3, और स्टैटिक अगर मेंबर है हमारा तो करंट वैल्यू को ही रिटेन करेगा। और ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले, अगेन इसने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया ओबीजे 2 ऑब्जेक्ट के साथ, फिर ये डिस्प्ले फंक्शन में गया और यहाँ फिर इसने काउंट की वैल्यू डिस्प्ले कर दी यानी कि 3। फिर वापस मेन में आया ओबीजे 3 डॉट डिस्प्ले, फिर इसने ऑब्जेक्ट ओबीजे 3 के साथ कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को, फिर ये डिस्प्ले में गया और इसने काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, फिर अगेन क्या डिस्प्ले किया इसने 3 एंड देन क्लोज। तो देखिए क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का, काउंट 3 काउंट 3 काउंट 3, क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर है वो कॉमन है सबके लिए, तो जो लास्ट की वैल्यू होगी, करंट वैल्यू होगी, उसको रिटेन करेगा कि स्टैटिक है। तो ये था हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर, कैसे डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो देखिए ये हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है हमारा, ये केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं फिर प्रोग्राम समझते हैं। ए स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास। एक स्टैटिक फंक्शन केवल अदर स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है जो सेम क्लास में डिक्लेयर्ड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास नेम के साथ कॉल किया जाता है, स्कोप रेजोल्यूशन के साथ, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हम अदर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते, हम क्लास नेम का यूज करके स्कोप रेजोल्यूशन के साथ कॉल किया जाता है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम समझते हैं। तो देखिए हेडर फाइल तो आप ओपन करेंगे ही, मैंने यहाँ पे ओपन नहीं की है, लेकिन आप जैसे अभी तक करते आए हैं आगे भी करेंगे। तो मैंने स्टैट नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें एक वेरिएबल लिया मैंने सिंपल इंट नम, और एक वेरिएबल लिया मैंने स्टैटिक इंट काउंट, और पब्लिक के अंदर देख सेट नम फंक्शन में नम की वैल्यू को सेट किया है। तो नम इक्वल टू प्लस प्लस काउंट, क्योंकि काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, प्लस प्लस काउंट का मतलब 1, नम में क्या चला गया 1, और वॉइड डिस्प्ले में हमने नम को डिस्प्ले कर दिया। एंड ये हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखिए डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नाम का मैंने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर देखिए सी आउट किया किसको, काउंट को। यहाँ पे नम को आप सी आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। फिर देखिए ये डिस्प्ले करने के बाद काउंट की वैल्यू को स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है, एंड देन ये हमने क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड देन सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए स्टैटिक मेंबर हमारा काउंट है, उसको हमने क्लास डेफिनेशन के बाहर डिफाइन कर दिया, इंट स्टैट इज द नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन एंड काउंट। और मेन के अंदर देखिए हमने अब हम कैसे कॉल कर रहे हैं और क्या इसका आउटपुट देगा, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, obj1 obj2, और obj1 डॉट सेट नम फंक्शन को कॉल किया, और ये सेट नम फंक्शन में जाएगा और जो काउंट की वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट करके नम में ट्रांसफर करेगा। तो फर्स्ट टाइम में आपका काउंट 0 है, प्लस प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा, तो नम में क्या चला जाएगा 1। फिर obj2 डॉट सेट नम, फिर इसने कॉल किया फंक्शन को obj2 के साथ, फिर ये फंक्शन में गया सेट नम में,
अब प्लस प्लस काउंट, अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी 2, और नम में भी क्या चला गया 2। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया, डिस्काउंट जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको कॉल किया। देखिए स्टैट क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन एंड डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पहुँच करके ये डिस्प्ले करेगा काउंट कॉलन और काउंट की वैल्यू। अब हमें ये देखना काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, इट मीन्स 2, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ये 2 प्रिंट कर देगा। एंड नेक्स्ट क्या है, अब आगे देखते हैं। फिर देखिए हमने स्टेट obj3 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर obj3.setNum फंक्शन को कॉल किया और setNum में जाके फिर इसने क्या किया, प्लस प्लस काउंट, तो काउंट कितना था 2, अब क्या हो गया 3, और नम में क्या चला गया 3। उसके बाद फिर हमने डिस्काउंट फंक्शन को कॉल किया जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, फिर ये मेंबर फंक्शन में गया और काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, तो अब हमारा काउंट कितना है 3, तो क्या प्रिंट करेगा अब ये 3। फिर उसके प्रिंट करने के बाद फिर मेन में वापस आया और अब हमने क्या किया, obj1.display, अब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो obj1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखिए जब हमने obj1 यहाँ पे setNum को कॉल किया था, उसमें फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ था प्लस प्लस काउंट का, तो वो नम में ट्रांसफर किया था, तो obj1.display क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ नम को, num इक्वल टू 1। फिर डिस्प्ले फंक्शन को obj2 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, फिर ये डिस्प्ले फंक्शन में जाएगा डिस्प में और फिर num की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब num obj2 के साथ कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे obj2 के साथ जब कॉल किया था तो काउंट की वैल्यू 2 थी, तो क्या डिस्प्ले करेगा num की वैल्यू को 2। फिर obj3.display, फिर हमने obj3 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को, फिर ये num की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी काउंट की 3, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा 3। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को अब रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया था, सिंपल स्टैटिक डेटा मेंबर्स को लेकर के प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए स्टैटिक क्लास नाम का एक क्लास बनाया जिसके अंदर काउंट नाम का एक स्टैटिक मेंबर लिया है। तो सेम हमने अभी इंक्रीज किया, यहाँ पे मैंने इंक्रीज फंक्शन लिया हुआ है और उसके अंदर काउंट प्लस प्लस किया है, डिस्प्ले के अंदर काउंट को डिस्प्ले कर दिया है, और ये क्लास के बाहर देखिए क्लोज होने के बाद ये स्टैटिक मेंबर को हमने डिफाइन किया है। और नेक्स्ट हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर देखिए 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने। ये क्लास नेम है हमारा स्टैटिक क्लास obj1, obj2, obj3। तो obj1 डॉट इंक्रीज के साथ पहले इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया, फिर obj2 डॉट इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया हमने, एंड देन अब देखिए 2 टाइम यहाँ पे हम कॉल कर चुके हैं, और फिर हमने obj3 डॉट इंक्रीज, हमने ऑब्जेक्ट 3 के साथ भी इंक्रीज को कॉल किया। तो देखिए 3 टाइम आपका कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, फर्स्ट टाइम में 1, सेकेंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में 3, तो लास्ट वैल्यू रिटेन करेगा यानी कि 3। उसके बाद हमने obj1 डॉट डिस्प्ले, obj2 डॉट डिस्प्ले, obj3 डॉट डिस्प्ले तीनों ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे 3 3 3, क्योंकि लास्ट वैल्यू रिटेन करेगा, सबके लिए कॉमन है स्टैटिक डेटा मेंबर। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं पहले हम, कंट्रोल F9, तो देखिए 3 3 3 दिया। अब लेकिन अगर हम देखिए इनको हर इंक्रीज फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो देखिए ये क्या एक एक जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिस्प्ले करेगा। देखिए ये हटा देते हैं हम लोग, कमेंट बनाया है मैंने यहाँ पे। अब देखिए अब क्या डिस्प्ले करेगा, ये obj1 के साथ हमने इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया तो काउंट की वैल्यू 1 होगी, 1 डिस्प्ले करेगा। फिर obj2 के साथ इंक्रीज को कॉल किया तो काउंट की वैल्यू 2 होगी तो 2 डिस्प्ले करेगा। फिर 3 के साथ कॉल करेंगे तो 3 डिस्प्ले करेगा, लेकिन फिर obj2 और obj3 को भी 3 डिस्प्ले करेगा। तो चलिए रन करते कंट्रोल F9। देखिए पहले उसने काउंट 1, फिर काउंट 2 एंड लास्ट में 3 3 3 प्रिंट किया, तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए
जो हमने दूसरा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट किया था, स्टैट नाम का मैंने क्लास बनाया और इसमें सेम प्रोग्राम है हमारा, नम वेरिएबल ले लिया और काउंट ले लिया। तो सेट नम में हमने नम में काउंट का वैल्यू ट्रांसफ़र किया और डिस्प्ले में नम को डिस्प्ले किया और काउंट में हमने काउंट को डिस्प्ले किया। सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया था। और देखिए क्लास के बाहर हमने काउंट को डिफाइन कर दिया एंड मेन के अंदर हमने देखिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट के साथ सेट नम को कॉल कर दिया, इंक्रीमेंट करेगा और नम में ट्रांसफ़र करेगा, और काउंट को हमने कॉल कर दिया एंड अगेन obj3 को क्रिएट किया, फिर सेट नम कॉल किया, फिर काउंट को कॉल किया, फिर डिस्प 3 ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल कर दिया। तो चलिए अभी हमने सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, सेम है प्रोग्राम, और इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए कंट्रोल F9, देखिए काउंट 2 3 प्रिंट किया उसने, फिर नम की वैल्यू को 1 2 3 प्रिंट किया, क्योंकि देखिए यहाँ एक डिस्काउंट ये कॉल कर रहे हैं आप, और लास्ट वैल्यू उसकी क्या थी, देखिए 2 बार कॉल हुआ है ये फंक्शन सेट नम, तो काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ ये 2 प्रिंट कर रहा है। फिर ये obj3 के साथ कॉल किया, तो अब काउंट की वैल्यू 3 हो गई, तो इसमें 3 प्रिंट किया, तो ये 2 प्रिंट करेगा, इसमें 3 प्रिंट करेगा, तो ये 2 3 और obj1 obj2 obj3 के साथ जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, डिस्प्ले में हमने क्या डिस्प्ले किया है, नम डिस्प्ले किया, तो ये नम की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट करेगा। देखिए एक बार और चेक कर लीजिए। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 2 3 हमारी काउंट की वैल्यू है और 1 2 3 हमारी नम की वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने एग्जीक्यूट करके देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।